गई है। अमेरिका सीख रही किस तरीके से अभी भारत और अमेरिका की जो बायलैटरल बैठक चल रही है दोनों शीर्ष नेताओं की, क्या हम बड़ी अपेक्षा उम्मीद कर सकते हैं इस बैठक से? क्योंकि दो समझौतों को लेकर बातचीत हो रही है, साथ ही साथ भले ही एक चुनाव का दौर है अमेरिका में, लेकिन इस बीच में दोस्ती के जो रणनीतिक साझेदारी है भारत और अमेरिका के बीच में, वो लगातार गहराती जा रही है। किस तरीके से आप देखती हैं इसको? मैं बिल्कुल सही बात है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन इलेक्शंस में नहीं खड़े हो रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी तो है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और जो उनसे बातचीत होगी अब इस तौर पे, वो ज़रूर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बहुत मायना रखेगा। और ये जो पिछले 4 सालों में प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत फोकस दी है बायलैटरल रिलेशनशिप इंडिया के साथ, वो बहुत ही तरक्की हुई है। प्रॉब्लम ज़रूर है अमेरिका के साथ, ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूर ऐसे इश्यूज हैं जिन पे बातचीत होगी, जो प्रॉब्लम्स हैं वो उभर के आ रहे हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ट्रेड के ऊपर, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, इंडस एक्स जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे लगातार जाते रहे हैं, बहुत तरक्की हुई है। नेवी कोऑपरेशन में भारत और यूएसए के बीच जितने मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज, स्पेशल फोर्सेस की मिलिट्री एक्सरसाइजेज, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलग, ट्राई सर्विसेज इकट्ठे, किसी दो देशों के बीच इतने ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेज नहीं होते हैं। और बिल्कुल इनमें जो है, जो हमने डिफेंस अग्रीमेंट साइन किए हैं, जो संजय जी भी जिक्र कर रहे थे, ये टेस्टिमनी देता है कि जो गहराइयाँ हैं डिफेंस कोऑपरेशन की, उस पर हम बिल्कुल उनको ज़रूर डेवलप करते जा रहे हैं। तो ज़रूर इसके बारे में भी बातचीत होगी। और बायलैटरल वर्ल्ड कंडीशन जो उक्रेन रशिया का है, और जो प्रधानमंत्री जी मॉस्को गए थे, उसके बाद वो कीव गए थे, वहाँ जो बातचीत हुई है उसके बारे में ज़रूर जिक्र होगी। क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन को भी बहुत इंटरेस्ट है कि उक्रेन रशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसका खात्मा कैसे किया जाए। और ज़रूर अमेरिका का हाथ इसमें बहुत बड़ा है। लेकिन लोग जानते हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन जानते हैं, दुनिया जानती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का हाथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विश्व की लीडर जो है हमारे प्रधानमंत्री में ट्रस्ट रखते हैं, और वो जानते हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री किसी से बात करते हैं, वो बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ से बात करते हैं। और हम जो बातचीत करेंगे, वी डू नॉट वांट द ईरा ऑफ वॉर, हम कहते हैं डायलॉग और डिप्लोमेसी से हो। लेकिन भारत की जो रोल है वो भी देखा जाएगा पूरे विश्व में, और बायलैटरल तरीके पर जो भी बायलैटरल मॉस्को के साथ हो या कीव के साथ हो, वो भी देखा जाएगा। तो इसलिए इंडिया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये ट्रस्ट ज़रूर डेवलप किया है पूरे विश्व में और अमेरिका के साथ, कि जो हमारा रोल रहेगा वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा और पूरी दुनिया इसमें ट्रस्ट रख सकते हैं। तो जो मिडल ईस्ट में है, इज़राइल और हमास का, वो भी एक बातचीत होगी। क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि लेबनान की तरफ ये बढ़ती जा रही है, और जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट हैं वो बिल्कुल फर्दर जो वॉर को डेवलप कर रहे हैं, वो बिल्कुल बहुत ही खतरनाक हैं। और हम सोचते हैं कि इन पे ज़रूर बहुत गौर फरमाना चाहिए कि इसको कैसे बंद किया जाए। और हमने देखा है कि जो पेजर्स को लेके लोगों की मौत हो रही है, और फोन्स को लेके, ये पूरे विश्व में इसका बहुत असर पड़ेगा। लोग अब एरोप्लेन में बैठने से डरेंगे कि बिल्कुल यहाँ पे कहीं भी कोई भी एक्सप्लोजन हो सकता है। सो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसके ऊपर बायलैटरल तरीके में बहुत ही डिटेल में बातचीत होगी, और उम्मीद है कि इसमें ज़रूर कुछ निकलेगा। बायलैटरल तरीके में निकलेगा, मल्टीलैटरल तरीके में निकलेगा। अच्छा देखिए, सोमवार को जो समिट ऑफ द फ्यूचर है, इसमें रोल ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, रोल ऑफ यूएन, इसमें बातचीत होगी। लेकिन इसमें अमेरिका ने भी एक प्रस्ताव रखा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कैसे एक्सपैंड करना चाहिए, कौन से देशों को उसमें होना चाहिए। भारत का नाम उसमें है, लेकिन उसमें वीटो का जिक्र नहीं है, उसमें वीटो नहीं होगा ऐसा जिक्र है। तो इसमें ज़रूर इसके बारे में बातचीत होगी। और जो हमारे रीजन में डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो बांग्लादेश में है, शायद उसके ऊपर भी बातचीत होगी। सो ये जो एक मौका मिलता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बातचीत, उसमें पूरे विश्व का दौर रहता है, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज पे,
जरूर बातचीत होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इसी मीटिंग से क्वाड का टोन भी इसी मीटिंग से निकलेगा, क्योंकि इस मीटिंग में जी। जरूर वो जिक्र करेंगे कि जो क्वाड का समिट होगा, आज ही के दिन होगा, थोड़ी देर के बाद होगा, उसमें क्या क्या बातचीत करनी है। और क्वाड के जो मामले हैं, जी। इंडियन कोऑपरेशन अमेरिका के साथ रहेगा, इंडो पैसिफिक में जरूर अभी बना हुआ है, तो इसे हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। और क्वाड के जो अगले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, उसमें भी भारत जुड़ना चाहता है, उसमें वो कैसे जुड़ेगा, कौन से वो अग्रीमेंट साइन करेगा। क्वाड का एक कैंसर के ऊपर एक प्रोग्राम है, कैंसर शॉट, द कैंसर जी। के ऊपर वो पूरे विश्व में कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, जॉइंट रिसर्च होगा, ये चीज़ें होंगी। सो बहुत ही ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं। सबसे पहली मुलाकात उनसे, उनकी प्रेसिडेंट बाइडेन से हो रही है, उसके बाद क्वाड का समिट होगा, फिर वो जाएंगे न्यूयॉर्क और वहाँ पे भारतीय डायस्पोरा से मिलेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे, और टेक्नोलॉजी का राउंड टेबल होगा। तो ये जो हम चाहते हैं टेक्नोलॉजी में हमारी बात आगे बढ़े, जी। उसके साथ होगा। और दूसरी एक बात, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ, ये रोल जो उन्होंने संभाला है, और 3 उन्होंने वर्चुअल समिट्स किए हैं ग्लोबल साउथ की लीडर के साथ, इसके बारे में जिक्र जरूर वो प्रेसिडेंट बाइडेन से भी करेंगे, क्वाड में भी करेंगे, और अन्य जो वो समिट ऑफ द फ्यूचर होगा वहाँ भी करेंगे। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री ने ये पिछले सालों में बहुत डेवलपमेंट्स किए, इसके बारे में जरूर निश्चित तौर से एक तरीके से बात होती दिखाई पड़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों का जिक्र कर रही हैं। प्रोफेसर भारद्वाज जी, आपको लगता है कि जब ये बायलैटरल बैठक का बातचीत का दौर इस वक्त चल रहा होगा, तो कई बायलैटरल के साथ साथ जो क्षेत्रीय मसले भी हैं, उस पर भी चिंता की जो विषय है उस पर भी बात होगी? अगर हम एशिया के लिहाज से बात करें या मिडिल ईस्ट के लिहाज से बात करें, जो कंसर्न एरिया ऑफ कंसर्न्स है, उस पर भी कहीं ना कहीं बातचीत होती हुई दिखाई पड़ेगी। देखिए, निश्चित रूप से बिल्कुल सही आपने बात कही कि देखिए स्टेज देखिए, पहले बायलैटरल मीटिंग हो रही है, उसके बाद क्वाड की मीटिंग होगी। बायलैटरल मीटिंग में जितने भी जो फोर्ट लाइन्स हैं, आज के दिन जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग जोन हैं, चाहे यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें निश्चित रूप से बाइडेन देखते हैं कि भारत एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत हमेशा इस बात पे जोर दे रहा है कि खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दौर युद्ध का दौर नहीं है, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसको पीसफुली डायलॉग के माध्यम से, नेगोशिएशंस के माध्यम से रिजॉल्व करना चाहिए। दूसरा, जो अभी गल्फ कंट्रीज़ में जिस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और वहाँ पर भारत और अमेरिका एक साथ खड़े नज़र आ रहे हैं आतंकवाद पे। भारत ने सीधा क्रिटिसिज्म किया कि जिस तरीके से हमास ने इजराइल पे आतंकवादी हमला किया, उसमें भारत का एक क्लियर स्टैंड था। निश्चित रूप से हम द्विराष्ट्र की बात करते हैं मिडिल ईस्ट में, लेकिन हम आतंकवाद को कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं करते, और जितने भी वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स वहाँ पर एक्टिव है, वो न केवल इजराइल के लिए, पूरे यूरोप और पूरे वेस्ट के लिए, साथ साथ भारत के लिए भी एक खतरा है। लेकिन तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष जो आपने बात कही कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, खासकर जो दक्षिणी एशिया है, दक्षिणी एशिया में निश्चित रूप से अमेरिका एक उम्मीद करता है कि भारत दक्षिणी एशिया में पीस एंड स्टेबिलिटी का एक तरीके से लीडर हो और उसकी जिम्मेदारी ले। और भारत कोशिश भी करता रहा है कि सभी पड़ोसी देश, चाहे श्रीलंका में जिस तरीके से क्राइसिस आया और भारत ने एक जिम्मेदार क्षेत्रीय ताकत के रूप से श्रीलंका का साथ दिया, श्रीलंका को हर तरीके की हमने असिस्टेंस दी और वहाँ पे स्टेबिलिटी लाई। आज श्रीलंका में चुनाव हो रहे हैं, साथ साथ चाहे मालदीव हो, मालदीव में क्योंकि चाइना का जिस तरीके से दखल बढ़ा और एंटी इंडियन कैंपेन हुआ, उसमें भी निश्चित रूप से भारत इन मुद्दों को अमेरिका के सामने लेके आएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण पाकिस्तान का मुद्दा है, आतंकवाद का, फंडामेंटलिज्म का, इंसर्जेंसी, वो भी मुद्दा आएगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी स्ट्रांगली कहेंगे कि देखिए, हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन का जो एक वोटिंग टर्नआउट है, वो आप देखिए कितना अप्रिशिएबल है। जो एक और महत्वपूर्ण जो आज के दिन भारत और अमेरिका का एक मुद्दा है, बांग्लादेश को लेके। बांग्लादेश में निश्चित रूप से अमेरिका कंसर्न है कि जिस तरीके से चाइना का एक प्रभाव म्यांमार में बढ़ता जा रहा था, मिलिट्री जुनेदा को जो सपोर्ट कर रहा है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप करना चाह रहा है, वहाँ पे सिटवे के बगल में एक पोर्ट डेवलप कर दिया था। अमेरिका वहाँ पे का भी एक डीप इंटरेस्ट इस क्षेत्र में है और वहाँ पर कहीं तारतम्य नहीं बैठ पा रहा था बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ में। मुझे लगता है कि अब भारत और अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बे ऑफ बंगाल रीजन में भी एक पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए करेंगे। तो निश्चित रूप से जो ये
जो क्रिटिकल मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं और जो ग्लोबल इश्यूज भी हैं, उसमें भारत और अमेरिका के बीच में इस बायलैटरल टॉक में ये बात रखी जाएगी और इसको मुझे लगता है कि ग्लोबल लेवल पे कंसेंसस क्वाड के माध्यम से, क्योंकि अमेरिका और ये भी चाहता है कि जो छोटे राष्ट्र हैं, जो स्मॉल स्टेट्स हैं दक्षिणी एशिया में और दक्षिणी पूर्वी एशिया में, वो भी इमर्जिंग जो स्ट्रेटजिक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसके पार्ट बने। जैसे बांग्लादेश में भी एक बात आई थी कि क्वाड का हिस्सा बने, चाइनीज एम्बेसडर ने उसको स्ट्रांगली रेसिस्ट किया, लेकिन ये देश चाहते हैं कि जो स्मॉल कंट्रीज हैं, जो वल्नरेबल हैं, प्रॉब्लमेटिक है, वो भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का पार्ट बने ताकि जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है वो फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन हो। और जो राइट्स हैं, जिनके नेविगेशनल राइट्स हैं, चाहे साउथ चाइना सी में हो, इंडियन ओशन रीजन में हो, सभी को उसका फायदा हो और पीसफुल रूप से ट्रेड हो और प्रॉस्पेरिटी इस क्षेत्र में शांति बनी रहे। तो निश्चित रूप से ये मुद्दे जो बायलैटरल भी हैं और ग्लोबल मुद्दे भी हैं, अमेरिका और भारत के बीच में अभी जो मीटिंग हो रही है दो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के, निश्चित रूप से इन मुद्दों को पटल पे रख के और इस पे एक सहमति डेवलप की जाएगी और मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, एक तरीके से भारत अमेरिका के जो एक साझा हित हैं या कहा जाए जो वैश्विक चिंताओं को लेकर जो मत हैं वो काफी हद तक सिमिलर है, क्योंकि हम लोग दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। मीना सिकरी जी, आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि अगर बायलैटरल संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तीसरा सबसे बड़ा FDI अगर भारत में आता है तो अमेरिका से आता है, और बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने देखा कि अमेरिका के साथ में व्यापारिक संबंधों में एक बड़ी घनिष्ठता देखने को मिली है, जहां पर भले ही अमेरिका फर्स्ट होता हो लेकिन फिर भी मेक इन इंडिया को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ से मेक इन इंडिया तेज गति से होता दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि इंडस्ट्री 4.0 को लेकर भारत जिस विजन पे काम कर रहा है, अमेरिका का सहयोग उसमें एक बड़ी भूमिका निभाता आ रहा है और आगे भी निभाएगा, उस दिशा में इस समय की बैठक क्या एक अहम रोल अदा करेगी? बिल्कुल, ये जो बायलैटरल रिलेशनशिप आपने कहा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी पे, ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो इट इज़ अ ग्लोबल फिनोमिनन। पिछले दशकों में भारत और चीन के रिश्ते ऐसे अमेरिका और चीन के रिश्ते ऐसे बहुत ही अहम थे और अमेरिका का हाथ बहुत बड़ा था कि चीन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहे थे और बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पर अपने आप बस गए थे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि चीन का रोल एक नेगेटिव एस्पेक्ट में देखा रहा है। पूरे अमेरिका में चीन के साथ जो विश्वास पहले था अब नहीं रहा है और वो जानते हैं कि चीन की प्लानिंग जो है, चीन की स्ट्रैटेजी जो है वो अलग है। वो अमेरिका से आगे बढ़ना चाहता है, विश्व का नंबर 1 बनना चाहता है और कई बातों में उन्होंने अमेरिका को डिसीव भी किया है कि ये टेक्नोलॉजी के बारे में है, वो गलत से लेके। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ट्रेंड शुरू किया था कि सैंक्शंस देना, चीन की कंपनीज को सैंक्शन करना, वो प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कंटिन्यू किया है किसी हद तक। और ये देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कि भारत एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। और यही पिछले 10 सालों में प्रेसिडेंट बाइडेन और पहले प्रेसिडेंट ट्रंप और अब प्रेसिडेंट बाइडेन के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ रिश्ते डेवलप हुए हैं वो बिल्कुल ही रिमार्केबल हैं, क्योंकि हर एक एरिया में, डिफेंस में आप देखा जाए तो लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट में है, कम्युनिकेशंस में है, सप्लाई चेन में है, हर एक चीज़ में वो जो है वो इंडिया के साथ ऐसे रिश्ते डेवलप कर रहे हैं जिनका असर बहुत दशकों तक आगे तक पता रहेगा, उसका इन्फ्लुएंस रहेगा हमारी डेवलपमेंट पे। अब देखिए सेमीकंडक्टर्स एक चीज़ देखिए, सेमीकंडक्टर्स के रीजन में भारत ज़रूर इसको डेवलप करना चाहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में हम बातचीत कर रहे हैं अमेरिका के साथ और अमेरिकन कंपनीज भारत में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं जो पहले नहीं थे। अभी देखिए आईफोन्स जो इंडिया में बन रहे हैं, मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है और आईफोन्स अब इंडिया में बन के एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इतना बिल्कुल इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो पहले जो स्थिति थी और अब जो स्थिति है। और अब जो है भारत के लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि उनको आईफोन कम
प्राइसेस में मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी यहाँ आई हुई है, डेवलप हो रही है। और अगर ये सेमीकंडक्टर्स का भी आगे चल जाए, बहुत MOU साइन हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट और आएगी, टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, टेक्नोलॉजी हब्स बनाने की बात चल रही है। और इसमें देखिए, इसमें हमारे देश के लिए जो डेवलपमेंट के लिए कितना इसका लॉन्ग टर्म असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे स्पेस प्रोग्राम में, कोई भी प्रोग्राम में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। साइबर टेक्नोलॉजी में बहुत डिस्कशंस हैं अमेरिका के साथ, साइबर सिक्योरिटी पे डिस्कशंस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिस्कशंस हैं, जो ICET है, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसका बहुत बड़ा हाथ है कि उस सारे जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जो दुनिया में अब उभर के आ रहे हैं, इस पे भारत और अमेरिका के बीच डिस्कशन जारी रहेंगे। और जैसे भी हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, वो सहायता होगी टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में, टेक्नोलॉजीज एक्सचेंज करने में। और ज़रूर हमारी जो डिफेंस कोऑपरेशन है, उसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। और हम देख रहे हैं कि जिस चीज़ों पे बातचीत होगी प्रेसिडेंट बाइडेन और हमारे प्रधानमंत्री की, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा हाथ है। तो ये जो पिछले सालों में डेवलप हुई है, इन सारे की चीज़ों की रिव्यू होगी। और जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जो कहा है, उनकी बात प्रेसिडेंट बाइडेन के सामने रखी जाएगी कि आगे दशकों में, आगे 4-5 सालों में ये कैसे डेवलप होगी। ज़रूर अमेरिका में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इसमें खास कोई बड़ी अग्रीमेंट ना भी हो, लेकिन जो बातचीत है ये बहुत ज़रूरी है। हमारी जो बात है, हमारी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम इसे सामने रखते हैं, और जो अमेरिका के एक्सपर्ट्स होते हैं वो देख के फिर आगे अगली बार इलेक्शंस के बाद जब मुलाकात होगी तो इसकी बात आगे बढ़ेगी। मल्टीलैटरल रिलेशंस में जो अमेरिका और इंडिया कोऑपरेट कर सकते हैं, इसका असर जो आज की डिस्कशन होगी, पहले हो रही हैं, इसका असर हम सोमवार को समिट ऑफ द फ्यूचर में देखेंगे। और इसमें देखेंगे कि भारत और अमेरिका कैसे कोऑपरेट करेंगे समिट ऑफ द फ्यूचर में, मल्टीलैटरल रोल इन द फ्यूचर इसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, मल्टीलेटरल रोल इन द फ्यूचर कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसका एक आधार तैयार इस बैठक में होगा। और भले ही इस चुनाव के बाद में सत्ता परिवर्तन हो या कोई भी स्थिति हो, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी के जो बड़े डायमेंशन है भारत अमेरिका के संबंधों के आधार में, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोस्ती के आधार बहुत पुख्ता है और शायद वो लगातार निरंतरता देखने को मिलेगी। प्रोफेसर भारद्वाज जी, आपको लगता है कि हमने देखा है कि जब कभी भी भारत अमेरिका बैठ के बात करते हैं तो एक आतंकवाद के मसले पर चिंता दोनों की साझा सी है और समाधान को लेकर एक साझी समझ दिखाई पड़ती है, क्योंकि आतंकवाद के हर प्रकार का जो भी स्वरूप है उसकी भारत और अमेरिका निंदा करते हैं और हर प्रकार से उसको रोकने के लिए, प्रयास करने के लिए मिलकर काम करने की बात करते हैं। और एक बदले हुए ट्रेंड में तो अब ये साइबर सिक्योरिटी तक, सूचनाओं के आदान प्रदान तक आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि उस लिहाज से भी भारत अमेरिका की जो समझ है वो प्रगाढ़ हुई है, उसको धरातल पर उतारा गया है और वो सहयोग आगे बढ़ता रहेगा, और इस प्रकार की जो आतंकवाद की चिंता है वो भी कहीं ना कहीं इस समय बैठक में एरिया ऑफ कंसर्न में होगी? देखिए, निश्चित रूप से अगर भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत खासकर तीन सुरक्षा की समस्याओं से जूझता रहा है। पहला आतंकवाद, जो आपने बात कहा, और भारत आतंकवाद के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ता रहा है। दूसरा जो बढ़ता हुआ जो कट्टरवाद है या फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज हैं, वो भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है पूरे दक्षिणी एशिया के लिए और एशिया में। और जो तीसरा जो इंसर्जेंसी है, वो एक बहुत बड़ी समस्या भारत की रही है। जब से 9/11 हुआ, अमेरिका ने इस आतंकवाद के दर्द को समझा और भारत के साथ में जो एक वॉर ऑन टेरर उन्होंने एक अपना ड्राइव किया, और उसमें भारत के साथ एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जो डेवलप की, निश्चित रूप से वो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप कुछ हद तक आतंकवाद जैसी समस्याएं, फंडामेंटलिस्ट जो ताकतें बढ़ रही थी, उनको रोकने में कारगर साबित हुई। और खासकर जब हम देखने को मिलते हैं कि जो पोस्ट तालिबान 1 एक टाइम रहा अफ़गानिस्तान में, जिस तरीके से अमेरिका वहाँ पे इन्वॉल्व रहा, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ने भारत की भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप वहाँ पे डेवलप की। भारत ने भी वहाँ पे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, जो कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स थे, चाहे उसमें स्कूल बिल्डिंग हो,
हॉस्पिटल बिल्डिंग हो, पार्लियामेंट बनाने की बात हो, रोड, सड़क, सभी चीज़ों में भारत ने कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया। लगभग $3.1 बिलियन का भारत ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया। तो निश्चित रूप से भारत बात जानता है कि अगर आतंकवाद और फंडामेंटलिस्ट और जो कट्टरवाद का जो अगर कोई पनाहगार रहा है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने ही आगे बढ़ाते हुए अफगानिस्तान में भी आतंकवाद को बढ़ाया। तो भारत ने एक अच्छा एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने का कोशिश किया, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आया और उन्होंने अमेरिका को भी मात देते हुए दोबारा से तालिबान को अफगानिस्तान में काबिज कर दिया। लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विजिट, ये फिर से जो इस क्षेत्र में बढ़ता हुआ आतंकवाद है, जो एक धार्मिक आतंकवाद मैं कहूँगा, कट्टरवाद है जो बढ़ रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान आज जिस तरीके की सिक्योरिटी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करेंगे। और साथ ही साथ जो बाकी क्षेत्रों में आतंकवाद बढ़ रहा है, जो ईरान समर्थित हूती एंड हिजबुल्ला और हमास जिस तरीके से आतंकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आज गल्फ की तरफ दिख रहे हैं, कल दक्षिणी एशिया की तरफ आएंगे और जिस तरीके से बांग्लादेश और बाकी क्षेत्रों में भी ये मजबूत होंगे। तो निश्चित रूप से कंसर्न है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहा है। हमने यूएन में भी इस बात को बार बार उठाया, अमेरिका भी इस दर्द को समझा और उस बात का समर्थन किया। तो मुझे लगता है कि अभी जो यूएन सबमिट होगा उसमें भी ये बात आतंकवाद की जोर शोर से उठाई जाएगी और अमेरिका इसका समर्थन करेगा। बिल्कुल। वीना सिकरी जी, आपको लगता है कि जो सबसे बड़ी चिंता है वो उसमें एक आतंकवाद का विषय है, और अच्छा आतंकवाद या बुरा आतंकवाद जैसी जो एक विभेद करने की जो परंपरा हमने बीते समय में कुछ वर्षों में देखी, आज दुनिया उसके अंतर को भी, क्योंकि भारत लगातार कहता है साहब अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, आतंकवाद होता है, और जो अतिवाद है, जो एक्सट्रीमिज्म है, वो भी अपने आप में भारत लगातार दुनिया के सामने रख रहा है कि साहब आप समझिए कि कैसे दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि इस विषय को लेकर ना सिर्फ बायलैटरल इस बैठक में, क्वाड के मंच पे और समिट ऑफ फ्यूचर में भी ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर भारत जो बातें लंबे समय से कहता आ रहा था, अब दुनिया का एक कंसेंसस उस पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा और भारत उसको प्रमुखता से फिर से आगे बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ेगा। ज़रूर, काउंटर टेररिज्म हमारे लिए एक बहुत ही अहम विषय है और इसमें हम बायलैटरल, मल्टीलैटरल, हर एक प्लेटफॉर्म पे हम इस पे बहुत ही कोशिश करते हैं कि एक ग्लोबल अग्रीमेंट हो, काउंटर टेररिज्म के ऊपर एक ग्लोबल अग्रीमेंट हो। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें कोई सहमति नहीं आ रही है, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म पे ही लोग अटक जाते हैं और पीपल काउंटर टेररिस्ट है, टेररिज्म है, उसके खिलाफ क्या करना है, लेकिन कहते हैं ये फ्रीडम फाइटर है, ये टेररिस्ट नहीं है। तो इन चीज़ों पे बहुत ही बहस, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि भारत इस पे अपनी जो डिस्कशन है, अपनी जो पोजीशन है, इसे रखते जाए, हमेशा रखते जाए, बहुत अहम तरीके से रखे। और उम्मीद है कि ग्रेजुअली इस पर हमारी सहमति होगी। ज़रूर अमेरिका के साथ भी इसमें विवाद है, क्योंकि आप देखिए कि खालिस्तानियों की बात है, कनाडा के साथ भी खालिस्तानियों की बात हुई थी और आजकल में भी ये बात हो रही है। तो ये एक ऐसा विषय है जिस पे हमें सतर्क हमेशा रहना है, क्योंकि बहुत ही अलग अलग किस्म के प्रेशर्स हैं। अमेरिका के इंटरनल प्रेशर्स हैं, हमारे प्रेशर्स हैं, और सप्लाई ऑफ वेपन्स, सप्लाई ऑफ फाइनेंस। ये जो टेररिस्ट हैं इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, इनको वेपनरी कहाँ से मिल रही है, जो कौन सी कंट्रीज हैं जो इन्हें वेपन्स की सप्लाई करते हैं, ये सब चीज़ों की बात हमें हमेशा फॉलो करनी है। और हमने ये भी देखा है कि FATF में ये एक्शन टास्क फोर्स जो है उस पर भी हम बहुत कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे भी बहुत नज़र दी जाए कि ये फाइनेंशियल फ्लोज कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी टेररिस्ट है जो इन फाइनेंशियल फ्लोज का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो टेररिज्म की बात हमारी जो है प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ ज़रूर होगी, और जो मंडे समिट ऑफ द फ्यूचर है वहाँ भी ज़रूर होगी, और ज़रूर हम इवन जो आई वुड से टेक्नोलॉजी राउंड टेबल वहाँ पे भी होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक फ़ायदा है जो हम भी उठाते हैं और टेररिस्ट भी उठाते हैं।
तो जो टेररिस्ट फायदा उठाने की कोशिश करते हैं उसे हम कैसे काउंटर करें, और जो टेक्नोलॉजी की यूजेजेस हैं उसे कैसे सुरक्षित रखें ताकि टेररिस्ट इसका इस्तेमाल ना करें। हमेशा ये जो डिस्कशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी की बात देखिए, टेररिस्ट भी साइबर स्पेस को यूज़ करना चाहते हैं अपने गलत कामों के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ करना चाहते हैं अपने गलत कामों के लिए। तो हर एक जो टेक्नोलॉजी की एस्पेक्ट जो है, उसकी एक एस्पेक्ट है जो पीसफुल यूजेस पे है, और दूसरे एस्पेक्ट जो है जो नेगेटिव यूजेस है, जो टेररिस्ट वगैरह इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए सारे देशों को बायलैटरली, रीजनली, ग्लोबली, मल्टीलैटरली इन पे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और कोऑपरेशन करनी चाहिए। तो हालांकि इस पे डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं, अमेरिका इसके साथ भी हैं, इन पे ज़रूर विवाद होगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बात रखें, और इस पे हमारी बात रखते हुए भी एक साथ साइड बाय साइड एक ऐसी चीज़ है कि भारत का जो रोल है एक विश्व मित्र का रोल है। हमारी फॉरेन पॉलिसी ज़रूर एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की फॉरेन पॉलिसी है, और हम सबसे मित्रता बढ़ाना चाहते हैं, और हमारे जो भारत के इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंटरेस्ट हैं, एजुकेशनल डेवलपमेंट के इंटरेस्ट हैं, सिविलाइजेशनल जो हमारी हिस्ट्री है उसे हम आगे रखने पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को नज़र के सामने रखते हुए हम चाहते हैं कि हम जो बातचीत हम हर एक देश के साथ करेंगे, प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ अभी हो रही है बातचीत, लेकिन आगे चल के अन्य ग्रुप के साथ भी होगी। इसमें हमारी जो इंडियन डायस्पोरा है उनका रोल भी बहुत अहम है, और जो इंडियन डायस्पोरा के साथ जो अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा है उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो अमंग द बेस्ट एजुकेटेड ग्रुप्स इन अमेरिका हैं, जो हाईएस्ट इनकम के लोग अमेरिका में हैं उनमें जूइश कम्युनिटी है और इंडियन कम्युनिटी है, और बच्चों के नेक्स्ट जनरेशन का फोकस भी हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, हाई लेवल ऑफ अटेनमेंट, हाई लेवल ऑफ प्रोग्रेस पे है। तो इसलिए भारत और यूएसए के बीच जो रिश्ते हैं उन्हें आगे बढ़ाने में इंडियन डायस्पोरा का रोल बहुत ही अहम है, और हमेशा हमारे प्रधानमंत्री की कोशिश होती है कि वो उन्हें मिलें और उनसे बातचीत करें। और हम जानते हैं कि कल न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, एक बड़े स्टेडियम में, नासाउ स्टेडियम कोलोसियम में, एक हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पे एड्रेस देंगे, और ये एड्रेस भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि वो अपने जो ग्लोबल विजन है, भारत के लिए जो विजन है, ग्लोबल विजन जो है, इंडो अमेरिकन रिलेशंस की जो विजन है वो सामने रखेंगे, और हमारे भारतीय डायस्पोरा को कहेंगे कि आप भी इसमें जुड़ जाइए, आप भी हमारे साथ चलिए, और जो हम भारत को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी डेवलपमेंट को बिल्कुल एक ऐसे 8% 10% पे ले जाना चाहते हैं। इसमें भारत डायस्पोरा का रोल बहुत बड़ा है, और इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री ज़रूर बातें करेंगे, प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ भी और कल इंडियन कम्युनिटी के साथ भी। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया कि भारत विश्व मित्र के तौर पर है और अपने आप में उस भूमिका को वो स्थापित भी करता है, और वो अपना जो राष्ट्रीय हित है उसको संरक्षित करते हुए दुनिया की भलाई के लिए भी आगे बढ़ता है। एक और विषय है प्रोफेसर भारद्वाज जी, आपको लगता है कि पर्यावरण को लेकर जो चिंताएं हैं वो अपने आप में दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा इस वक्त की चिंताएं हैं, तो जब अभी द्विपक्षीय बैठक हो रही होगी तो क्या ऐसे में पर्यावरण को लेकर उसके असंतुलन को स्थिर करने को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर भारत और अमेरिका की एक साझा सहमति एक दिखाई पड़ती रही। हालांकि बीच में एक फेज आया था जहां पर स्थिति अलग हुई थी, बट फिर भी ट्रंप प्रशासन के समय, लेकिन उसके बाद से स्थितियां बदली हैं, और एक बार फिर से दुनिया में कैसे पर्यावरण असंतुलन को ठीक करना है, इसमें दोनों देश मिलकर काम करने के लिए तत्परता से काम करते हुए दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि इस विषय पर भी इस बैठक में फोकस होगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, पर्यावरण आज के दिन ग्लोबल कॉमन्स है। ये सभी ये एक व्यक्ति या एक समाज या एक देश की समस्या नहीं है, ये ट्रांसनेशनल है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, और इसको जब तक हम ग्लोबली डील नहीं करेंगे, निश्चित रूप से हम कोई भी पर्यावरण के साथ जस्टिस नहीं कर सकते, मानवता के साथ जस्टिस नहीं कर सकते। और भारत इसमें सबसे अग्रिम भूमिका निभा रहा है आज के दिन। जिस तरीके से G20 सम्मेलन हो या ग्लोबल साउथ
की जो वॉइस कब सबमिट हुआ हो, हर मुद्दे पर, हर प्लेटफॉर्म पर भारत एनवायरमेंटल इश्यूज़ और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ को आगे बढ़ाता है। पेरिस एग्रीमेंट में भी भारत ने इसको आगे बढ़ाया, उस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंट्रोड्यूस किया। पेरिस एग्रीमेंट में भारत ने भी कमिटमेंट किया कि हम जो एमिशंस है, कार्बन एमिशंस हैं, उसको लेस देन जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको लेस देन 2 डिग्री करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो क्लाइमेट जस्टिस के लिए जो COP21 हुआ, COP28 हुआ, उसमें भी ये बात कही कि क्लाइमेट जैसी समस्याओं से जूझने के लिए लगभग $1 ट्रिलियन को हमको इकट्ठा करना पड़ेगा। और उसमें हमने जो ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो ज़्यादा कार्बन एमिशंस उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, अमेरिका को आप देखिए 17% कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस करता है, भारत 4% करता है, तो बर्डन कैसे बराबर हम बियर कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रीज़ को ये बात कहा गया कि आप कंट्रीब्यूट कीजिए क्लाइमेट चेंज को। साथ ही साथ ये तो एक तरीके से डिटरेंस हो गया कि कैसे हम कार्बन एमिशंस और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रिड्यूस किया जाए। साथ ही साथ हम जो ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं कि उसमें जाए, हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, उसमें जैसे भारत कोशिश कर रहा है कि लगभग 50% जो एनर्जी डिपेंडेंसीज हो बाय 2030 वो क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पे हो। ऑस्ट्रेलिया भी कोशिश कर रहा है कि 45% जो डिपेंडेंसीज वो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे हो। तो इस तरीके का कोशिश किया जा रहा है ग्लोबल कम्युनिटीज़ के माध्यम से। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा पहलू है, जो भारत निश्चित रूप से इस बात को ना केवल बायलैटरल मीटिंग में, क्वाड की मीटिंग में भी रखेंगे और जो UN समिट होगा उसमें भी रखेंगे, क्योंकि क्वाड की मीटिंग में भी जो लीडिंग डेमोक्रेसीज हैं वो मेंबर्स हैं, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, अमेरिका हो, कि भाई जो ग्लोबल कॉमन्स हैं, जो क्लाइमेट का इशू है, एनवायरमेंटल इशू है, जो मानवता के लिए खतरा बनता जा रहा है, बहुत सारी जो बीमारियां आज के दिन जो पैदा हो रही हैं, जिसमें चाहे कैंसर हो या बाकी जो जिस तरीके से हेल्थ इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्लाइमेट को प्रायोरिटी देके इसको बायलैटरली, मल्टीलेटरली इसको रिजोल्व करना चाहिए, इस पे कंसेंसस डेवलपमेंट होना चाहिए। अमेरिका पेरिस का एग्रीमेंट्स का पार्ट नहीं था निश्चित रूप से, लेकिन अभी उन्होंने इसके प्रति एक सकारात्मक भूमिका निभाते हुए उस जिम्मेदारी को लिया। ये निश्चित रूप से भारत जैसे जो देश हैं जिन्होंने एक ग्लोबल साउथ की एक वॉइस बना, तो ऐसे कंट्रीज़ को नेगोशिएशन टेबल पे लेके उनको साथ लाने का कोशिश किया। तो कोशिश की जा रही है कि जो क्लाइमेट चेंज का इशू है, ना केवल ऑनशोर है, ऑफशोर भी आप देखेंगे कि जो समुद्र में जिस तरीके से कचरा डेवलप हो रहा है और जिस तरीके से जो जीव जंतु हैं समुद्र में उनको जिस हार्म हो रहा है, वो भी इश्यूज ब्लू इकोनॉमी के माध्यम वो भी इश्यूज पटल पे आ रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से जो सी राइज हो रहा है उसमें छोटे कंट्रीज़, खासकर जो मालदीव की बात कहूँ, बांग्लादेश की, अगर 1 मीटर वाटर बढ़ गया तो आधा बांग्लादेश पानी में मर्ज हो जाएगा। उसका क्या होगा? उसका ग्लोबल इम्पैक्ट होगा, माइग्रेशन बढ़ेगा और फूड और पॉवर्टी जैसे इश्यूज बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से ये ग्लोबल जो कॉमन्स हैं जो उसको निश्चित रूप से इस बायलैटरल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकन राष्ट्रपति के सामने रखेंगे और इसको मुझे लगता है कि जो मल्टीलेटरल फोरा है या जो ग्लोबल फोरा है UN, उसमें भी इस बात को रखा जाएगा। एक बात मैं और आपको जो आप बात कह रहे थे वो कि आतंकवाद को एक मैं मुद्दा जोड़ना चाहता हूँ। देखिए क्या हुआ, दुनिया ने क्या किया, आतंकवाद के डबल स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिए। एक ग्लोबल कंसेंसस डेवलप ही नहीं हो पा रहा। कहीं पे अपर जिहाद, कहीं पे लोअर जिहाद, कहीं पे गुड तालिबान, कहीं पे बैड तालिबान। मुझे लगता है कि इस मंच पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ विजिट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस बात को उठाना चाहिए कि ग्लोबल कंसेंसस टेररिज्म जैसे मुद्दे पे, जहाँ पे जो हाफिज सईद और इन पे चाइना जैसे देश उनको ब्लैक लिस्ट नहीं करना चाहते, UN की ब्लैक लिस्ट में नहीं डालना चाहते हैं, तो ये इस तरीके के जो डबल स्टैंडर्ड कंट्रीज अपनाते हैं उस पर
हुए, मुझे लगता है ये भी एक मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। एक और मुद्दा जो बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है भारत इस बात को भी उठाएंगे कि जो पायरेसी और जो समुद्री लुटेरे जो हो इस विषय पे मैं आऊँगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वीना सिकरी जी को हम चर्चा में लाते हैं। वीना जी, आपको लगता है कि जब हम पर्यावरण के असंतुलन की, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजी बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और हमने देखा है कि भारत कैसे ज़ीरो एमिशन 2070 का एक टारगेट लेके आगे चल रहा है। लगातार भारत की कोशिश है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को, प्रगति को आगे बढ़ाया जाए, इकोनॉमी भी हो, इकोलॉजी भी हो, दोनों के बीच में एक बेहतर बैलेंस के साथ आगे बढ़ा जाए। आपको लगता है कि ये जो विजन प्रधानमंत्री मोदी का है, उसमें इस प्रकार की बैठकों का, ऐसे फोरम्स पे चर्चाओं का एक बड़ा सहयोग भारत को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, और उस दिशा में प्रधानमंत्री के प्रयास इन दौरे में भी आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की जो बात आपने की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और अमेरिका के साथ हमारे पास एक 10 ईयर का प्लान है। वी हैव अ 10 ईयर प्लान। यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा है इंडिया और यूएसए के बीच, और इसी पे काम हुआ जा रहा है। लेकिन पर्यावरण की बातों में दो चीज़ें हैं, एक तो टेक्नोलॉजी चाहिए और एक फाइनेंस चाहिए। आप अग्रीमेंट जितना भी करें, बल्कि हमारे देश ने, वी हैव गिवन एजेंडा, वी हैव कमिटेड टू टारगेट्स, और हम अपने टारगेट्स पूरे भी कर चुके हैं कई एरियाज में, लेकिन आगे खैर और हमेशा बहुत कुछ आगे भी है। बट इसमें टेक्नोलॉजी की बात बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें डिस्कशंस करने चाहिए कि डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्नोलॉजी कैसे मिले। जैसे हमने लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ रखा है, और हमने 3 बार ग्लोबल साउथ की समिट्स की हैं। इन समिट्स में पर्यावरण के बारे में बहुत डिस्कशंस हुई हैं, और हमेशा ये बात आई है कि टेक्नोलॉजी हमारे देशों को कैसे मिले और फाइनेंस कैसे मिले, ताकि जो हम अपने फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए ज़रूर क्लाइमेट चेंज की बातें को रखना चाहते हैं, लेकिन इसलिए हमें टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की बहुत ज़रूरत है। और इसके बारे में क्वाड के में भी डिस्कशन होंगे। क्वाड में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि क्वाड में भी अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात ना करें तो वहाँ की बातें अधूरी रह जाएंगी। और जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, उसमें भी पर्यावरण की बात रखी जाएगी। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज की बातें भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर बहुत डायनामिक रोल लिया है। जो इंडो सोलर अलायंस की बात है, जो बिल्कुल आगे चल के हम चाहते हैं कि इसमें हम वर्ल्ड लीडरशिप का रोल रखें, और जो इंडो सोलर अलायंस जो भारत में ही इनका हेडक्वार्टर है, सक्सेस मिलती जा रही है, प्रोग्रेस होता जा रहा है। और हमारे खुद जो हमने टारगेट्स कमिट किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की चीज़ पे, विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी हो, अदर चीज़, बहुत चीज़ों पे हमने एक कमिटमेंट ली है, और इसे हम निभाए जा रहे हैं। और हर एक चीज़ पे जो हमें टेक्नोलॉजी भारत के देशों से चाहिए वो हम लेते जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि पूरे साउथ एशिया में, क्योंकि पर्यावरण ऐसी चीज़ है जो एक कंट्री में सीमित नहीं रहती है, इसका असर अगले नेबरिंग देशों में भी होता है। तो हम चाहते हैं कि पूरे साउथ एशिया में भी पर्यावरण की बातों पे अग्रीमेंट हो, और ये अग्रीमेंट इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि अग्रीमेंट करना तो आसान होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारे अन्य देश अग्री तो कर जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत दिक्कतें होती हैं, स्लो हो जाता है। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए जो क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ी बात जो हो रही है कि पानी पे असर पड़ रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई पे असर पड़ रहा है, और जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वहाँ की वाटर सोर्सेज कम हो रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज जो बिल्कुल इतनी गर्मी पड़ रही है हर देशों में। और इस साल हमने देखी कि बारिशें भी कैसे आई हैं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में, बहुत नुकसान लोगों का होता है। बहुत दिन बारिश होगी नहीं, और फिर एकदम से ऐसे फोर्स और अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ से बारिश आती है, उससे बहुत नुकसान होता है। तो ये सब चीज़ों को अगर हम किसी तरीके से कंट्रोल करना चाहें तो कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। और जो वाटर सप्लाई का लिंकेज इसमें है, उसके बहुत ज़रूरी है। वाटर सप्लाई, जो वाटर शॉर्टेजेस हैं पूरे साउथ एशिया में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इसका लिंकेज पर्यावरण के कोऑपरेशन के ऊपर बहुत बिग रोल है उसमें।
जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है और उस दिशा में प्रयास निश्चित तौर से हमें होते दिखाई पड़ेंगे। संजय भारद्वाज जी, आपको लगता है कि जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे पायरेसी को लेकर, आप अपनी बात कह रहे थे, वो अपने आप एक बड़ा एक इशू है। इस प्रकार के जो नए इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, इससे भी निपटना आज दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, या कहा जाए वक्त की ज़रूरत है। और ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र के जब नेता मिल रहे हैं, तो दुनिया की बेहतरी के लिए भी कैसे आगे बढ़ा जाए, उसमें ऐसे विषयों पर भी चर्चा हो रही होगी। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, जो सबसे बड़ा आज के दिन कंसर्न और चैलेंज आ रहा है, क्योंकि देखिए डिफरेंट ट्रेड रूट्स डेवलप हो रहे हैं, जिसमें चाइना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के माध्यम से जो मैरीटाइम सिल्क रूट की बात कर रहे थे, तो उसमें दो खतरे साफ साफ है। पहली बात कि जो पुराने एक ट्रेडिशनल जो थ्रेट होते थे कि जो जैसे सोमालिया के पायरेट्स बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस हैं और कुख्यात हैं, वे आप कहेंगे कि लुटेरे थे और जहाज़ों को और ट्रेड रूट्स को डिसरप्ट करते थे। लेकिन अभी साथ साथ जिस तरीके से चाइनीज अपना एक दखल समुद्री रास्तों में बना रहे हैं और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे श्रीलंका में हबन टोटा पोर्ट बना दिया, वहीं पर मालदीव में उन्होंने एक बेस बना रहे हैं, साथ ही साथ जो अफ्रीका में दबोचती उन्होंने मिलिट्री बेस बनाया। ये जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं ये और जो एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं समुद्री मार्गों पर, हालांकि उनके अपने इंटरेस्ट हैं कि वो चौक पॉइंट को अवॉइड करना चाहते हैं, वो अपनी एनर्जी ट्रेड सप्लाई को इंश्योर करना चाहते हैं, लेकिन ये एक तरीके से मोनोपोली भी एक कंट्रीज़ का क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट समुद्री मार्गों पे और फ्री नेविगेशनल राइट्स की बात करते हैं या फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अमेरिका को और भारत को बराबर रूप से चिंता करता है, बराबर रूप से चिंता का विषय है। और इसी में ही ना केवल अमेरिका, ना केवल भारत, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान भी साथ आ रहे हैं, और इनके साथ साथ जो बाकी इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, चाहे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जितने भी, वियतनाम है, फिलीपींस है, साउथ कोरिया है, ये सब कंट्रीज़ भी इसको एक चिंता के रूप में देखते हैं और वो चाहते हैं कि एक इस तरीके का स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म इंडो पैसिफिक रीजन में क्रिएट किया जाए कि किसी के भी जो व्यापारिक हित हैं, जो नेविगेशनल राइट्स हैं, जो उन फ्री ट्रेड जोन्स हैं, उन पे किसी तरीके की दखल अंदाजी ना हो। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं और उसके तुरंत बाद क्वाड की मीटिंग हो रही। तो क्वाड की मीटिंग में अगर इस बात पे एक कंसेंसस डेवलप किया जाता है और उसको अगर यूएन प्लेटफॉर्म पे ले जाया जाए कि जो समुद्र है और जो ब्लू इकोनॉमी है और जो वाटर है, उस पर किसी खास कंट्री की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, और जो अपनी दावेदारी, जैसे खासकर मैं अगर साउथ चाइना सी की बात करता हूं तो साउथ चाइना सी में जो 9 डैश लाइन है, अब वो 11 डैश लाइन में हो गया। और उसी में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि चाइना एक मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है, तो उसका कॉन्फ्लिक्ट वियतनाम से हो रहा है। वियतनाम वहाँ पे एनर्जी एक्सप्लोरेशन कर रहा है क्योंकि साउथ चाइना सी में वो रिच हैं मिनरल्स में और बाकी ऑयल्स और एनर्जी में, तो वो सब कंट्रीज अपना शेयर वहाँ पे लेना चाहते हैं, अपने संसाधनों का दोहन करना चाहते हैं, चाइना को प्रॉब्लम होती है। तो एक तरीके का जो एक फियर साइकोसिस क्रिएट हो गया इस पूरे क्षेत्र में, वो हर कंट्री भारत जैसे देश की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारत एक लीडिंग एक ग्लोबल साउथ का वॉइस बन गया है, और साथ ही साथ अमेरिका जैसे ग्लोबल पावर की तरफ देख रहा है कि वो भी दखल अंदाजी करके इन कंट्रीज़ को एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म दे और एक जो कॉम्प्रिहेंसिव जो पार्टनरशिप डेवलप्ड हो। और यही कारण है कि देखिए अब इंडो पैसिफिक एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स हो रहा है, उसमें भी वो एक मैकेनिज्म, एक टूल और टेक्निक्स तैयार की जाएगी ताकि इसमें फ्री एंड ओपन ट्रेड कंट्रीज़ के बीच में हो सके। साथ ही साथ जो क्वाड एक तरीके से प्योरली मिलिट्री नहीं है, लेकिन इसमें जो नॉन मिलिट्री इश्यूज हैं, जिसमें एनर्जी है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, बाकी सारे जो विषय आएंगे, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के माध्यम से डेवलप्ड होंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी भारत के प्रधानमंत्री के सामने है कि इन मुद्दों को अमेरिका के साथ
डिस्कस करके क्वाड में डिस्कस करें और क्वाड में डिस्कस करके उसको यूएन पटल पे ले जाएंगे तो निश्चित रूप से जो एक एप्रीहेंशन डेवलप हो गया है, जो अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट्स जो रोग स्टेट्स और डेमोक्रेसीज के बीच में क्रिएट हो गया है। और एक और मुद्दा आ रहा है जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कंसर्न है कि ये यहाँ पर नहीं रुक रहा है। जिस तरीके से साउथ चाइना सी और ताइवान में जो टेंशन डेवलप हुआ पेलोसी की विजिट के बाद, एक कंसर्न डेवलप हुआ और साथ ही साथ जो चाइना एक बड़ी पॉलिसी अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी की 900 हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे, तो एक बहुत बड़ा एक फियर साइकोसिस एप्रीहेंशन पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में क्रिएट हो गया। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बायलैटरल मीटिंग है बाइडेन साहब के साथ वो फ्रूटफुल होगी, उसको आगे ले जाके और बाकी जो कंसर्न्स हैं ग्लोबल कंसर्न्स जिसमें ट्रेडिशनल और नॉन सिक्योरिटी वो सब साथ में आएंगे, बढ़ा जाएगा। मीना सिकरी जी, किस तरीके से आप देखती हैं कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे जो भारत अमेरिका के बीच में एक सहमति बनी है वो किस तरीके का एक रोल अदा करेगी भारत और अमेरिका के बीच में, कि इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कैसे इस दिशा में मददगार साबित होगा दोनों ही देशों को इस क्षेत्र के लिहाज से? मीना जी। जी नहीं, आई थिंक ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसमें ये है कि क्वाड के 4 देशों के अलावा अन्य देश भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है इट इज़ बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बनाया है। उनके 3 या 4 पिलर हैं और भारत इसमें भी जुड़ गया है। ट्रेड पिलर में वो ज़रूर अपना सोच रहे हैं इसके बारे में, लेकिन बाकी जो है फेयर इकोनॉमी, क्लीन इकोनॉमी, अन्य पिलर में वो जुड़ गया है। इस मामले में शायद अग्रीमेंट भी हो जाएगी इस क्वाड के समिट में, क्योंकि 2 बातें हैं। क्वाड की बात एक जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी पे है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो आप पायरेसी की बात कर रहे हैं उसमें भी भारत इसके बारे में ना तो इसमें डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो दिखाते भी हैं, क्योंकि हमने देखे हैं कि हमारी नेवी और हमारी कोस्ट गार्ड ने इंडियन ओशन में कितने अच्छे मेजर्स लिए हैं पायरेसी को ओवरकम करने के लिए। और जब भी कोई भी शिप्स वहाँ पे आए, उनको पायरेसी की अटैक्स हो, तो वो भी इसमें जुड़ गए हैं। तो सिक्योरिटी ऑफ द ओशंस ये एक बहुत बड़ी बात है जिसमें क्वाड का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ तो चीन का रोल, जैसे अभी संजय जी ने कहा कि चीन का रोल जो साउथ चाइना सी में है उसे हम किसी तरीके से जेंटली, नॉट सो जेंटली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इसे कॉम्बैट करना चाहते हैं कि ये रोल को कंटेन करें। और ज़रूर देखते हैं कि जैसे फिलीपींस और चाइना के बीच में जो मतभेद हुए हैं इसी ये जो साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल बातों को लेके बहुत ही इसमें चिंताजनक चीज़ें हैं, जो जैसे चीन का रोल बहुत ही अग्रेसिव वहाँ जा रहा है और पूरे विश्व के लिए ये एक थ्रेट हो सकता है जो चीन का रोल है। लेकिन क्वाड इसके बारे में ज़रूर डिस्कशन रखेंगे और वो नोट करेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले 1 साल में। ये क्वाड के लिए 4था समिट है, 2021 में पहला जो हुआ था समिट, और ये हर साल लगातार हुआ जा रहा है। अगले साल 2025 में भारत में ये समिट होगा। तो ये एक हर एक जो इसका पिलर है ये इसके ऊपर जो डेवलपमेंट्स होंगे अब ये डिस्कशन इस पे करेंगे। और मैं सोचती हूँ कि क्वाड का इस वक्त पे समिट होना एक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बाइडेन भी अगली बार नहीं रहेंगे, किशिदा भी नहीं रहेंगे, लेकिन उनका जो रोल रहा है वो रोल को कंटिन्यू करने के लिए इस समिट में जो चीज़ें डिसाइड होंगे, अगली जो लीडरशिप आएगी इन देशों में, यूएसए में और जापान पे, वो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं इसी बेसिस पे कि अब इस समिट में क्या क्या चीज़ें अग्री हुई हैं और इन पे जो आगे ले जाने का रोल जो अगले लीडर्स की जनरेशन आएगी वो करेंगे। तो इसलिए इन बातों में जो भी होगा बहुत ज़रूरी चीज़ होगी। और ट्रेड के बारे में हम अपने जो ट्रेड रिलेशंस हैं, बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस डेवलप करते हैं और मल्टीलैटरल भी करते हैं, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच के बारे में हमारे डाउट्स ज़रूर रहते हैं, क्योंकि हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है, कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, उनके भी अपने व्यूज़ होते हैं। और इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग इकोनॉमी, हम ऐसे कोई एग्रीमेंट नहीं करना चाहते हैं जिस पे हमारे इंटरनल इफेक्ट और जो मिडिल और लो इनकम लोग हैं उन पे
कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। तो इसलिए ट्रेड रिलेशंस के लिए ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है भारत के लिए। लेकिन फिर भी ट्रेड फ्रेमवर्क के जो भी डिस्कशंस होंगे उसमें हम जरूर पूरा हिस्सा लेंगे और हमारी बात जरूर रखेंगे, और अन्य बिलों को हम सब्सक्राइब करेंगे और इन बातों को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और निश्चित तौर से संजय जी, आपको लगता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्री नेविगेशन को लेकर एक तरीके से विचार आया था, उसके बाद में क्वाड का मंच बना और उसके बाद से बातें आगे बढ़ती गई, लेकिन अब ये जो कोऑपरेशन है चारों देशों का, ये सिर्फ एक सीमित सीमा तक सीमित नहीं बल्कि ये विस्तार लेता हुआ दिखाई पड़ रहा। हमने देखा कि बीती जो शिखर सम्मेलन रहे उसमें कई बिंदुओं पर सहयोग बना कि इस रीजन में कैसे ढांचागत विकास हो सकता है, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, जलवायु का क्षेत्र हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे हो, फेलोशिप को लेकर आपस में कोऑपरेशन कैसे बढ़ा जाए। आपको लगता है कि अब क्वाड जो एक भले ही अनौपचारिक वार्ता का मंच है, लेकिन यहाँ पर सहयोग के नए नए आयाम खुलते दिखाई पड़ रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में हमने उसको देखा है, और उसकी समीक्षा के साथ क्या हम इस बार की बैठक से क्या नया उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से क्वाड को आगे बढ़ाया गया, जो बेसिकली ये जापानीज़ आइडिया है, जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो एबे, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया, और इसमें एक अंदेशा किया गया कि क्वाड होगा चाइना को कंटेन करने में, चाइना की जो विस्तारवादी जो रीति है उसको रोकने में ये एक संगठन बनाया जाएगा। और इसके अजम्पशंस थे कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होगा, पर जिस तरीके से भारत को इसमें शामिल किया, और भारत का साफ साफ स्टैंड था कि हम ये इंस्टीट्यूशन जो डेवलप कर रहे हैं ये किसी खास कंट्री के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन बाकी हम अपने सब लोगों की या इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा और शांति के लिए ये इंस्टीट्यूशंस, ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका निश्चित रूप से मिलिट्री एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपना ऑकूस बना दिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन इंडो पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बात यहाँ आई कि ये क्वाड का मीनिंग क्या है। तो जहाँ पर भारत इस बात को हमेशा से इस पे बल देता है कि जो इमर्जिंग एरियाज़ हैं, जो इमर्जिंग एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन है, जिसमें आपने निश्चित रूप से कैपेसिटी बिल्डअप एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चाहे उसमें सर्विस सेक्टर हो या बाकी साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, रिसर्च डेवलपमेंट हो, या बाकी जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और बेस लेवल स्किल्ड फोर्स को डेवलप करने का, कि इस क्षेत्र में इस क्षेत्र क्वाड के देशों में इस क्षेत्र को डेवलप करने में, आपसी सहयोग करने में, साझेदारी करने में एक ये प्लेटफॉर्म काम आ सकता है। जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष था जिसको मैं इस बात को कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात है, कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की, जिसमें मैं कहूँगा कि जो एनर्जी इंडो पैसिफिक एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरिडोर डेवलप करने का, जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से होते हुए ये सिंगापुर, और सिंगापुर से ये भारत तक आ सकता है, वियतनाम, थाईलैंड होते हुए भारत तक आ सकता है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है। इसी के साथ साथ जो बाकी जो इमर्जिंग एरिया, जिसमें टूरिज़्म बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है, भारत एक अलग तरीके का टूरिज़्म प्रोवाइड कराता है, सिंगापुर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है, इंडोनेशियन हॉल। उसी के साथ साथ जो हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, जिस पे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर और ब्रुनेई गए, वहाँ पे भी हेल्थ सेक्टर और सर्विस सेक्टर की बात आई। और अभी भी जो क्वाड के माध्यम से जो एक एग्रीमेंट हो रहा है, वो हेल्थ सेक्टर को लेके, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, खासकर जो कैंसर जैसी एक ग्लोबल जो एक महामारी जो एक डेवलप हो रही है धीरे धीरे, उसको कैसे क्योर किया जाए, उसको कैसे रखा जाए। तो क्वाड के माध्यम से जो नए इमर्जिंग थ्रेट्स हैं, एरियाज हैं, जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को जिसमें की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट की हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन सेक्टर हेल्थ सेक्टर एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें भी कोऑपरेशन की बात है। और कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। भारत भी निश्चित रूप से जो विजन विकसित भारत है, उसमें एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बल दे रहा है। तो भारत निश्चित रूप से एक ग्लोबल पार्टनरशिप देख रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, नॉलेज शेयरिंग के क्षेत्र में, और क्वाड एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हो सकता है आगे इन विजन्स को पाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी आपका, विनय सीकरी जी आपका हमारे साथ इस पैनल डिस्कशन में शामिल होने के लिए। तो निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा। अब से कुछ देर बाद हमारे पास वो तस्वीरें आएंगी जहां पे बायलैटरल बैठक की जिक्र होगा, उसके बाद क्वाड शिखर सम्मेलन होगा। लगातार डीडी न्यूज़ पे आप हर खबर का अपडेट देखेंगे, प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी खबर का। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।